हेलो गाइस। तो इस पार्ट के स्टार्ट में दिखाते हैं कि पहले तो जिन जाओ मोमो को अंदर लेकर जाता है और अपने कैफे में अपने हाथ की कॉफी पिलाता है। उसके बाद उससे कहता है कि अगर इस फेस्टिवल पर तुम्हारा क्रैब खाने को मन कर रहा है तो घर चलो, मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ। और उसे अपने फ्लैट पर ले आता है। वो यहाँ पहले भी आई हुई थी। वो जानबूझकर उसे तंग करती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारे रूम्स चेक कर सकती हूँ, और उसका रिहेबिलिटेशन वाला रूम देखने वाली थी। लेकिन जिन जाओ उससे कहता है कि जो चीजें तुम देख चुकी हो उन्हें दोबारा छेड़ने की क्या जरूरत है। और फिर वो उसके लिए कुकिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो बोलती है कि तुम्हारे बगैर मैंने भी बहुत अच्छी सी कुकिंग सीख ली है। जितना ख्याल तुम मेरा रखते थे उतना कोई और तो रख नहीं सकता था। ऑफ कोर्स मॉम तो बीमार होती थी। तो जिन जाओ को थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी होती है। वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा इतने अरसे में एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बना। वो कहने लगती है बहुत से लड़के मेरे पीछे थे, आगे पीछे घूमते रहते थे। इवन कि वो उसे तंग करने के लिए यहाँ तक बोल देती है कि एक लड़के ने तो आउटिंग पर मुझे माउंटेन्स पर बुलाया था। वहाँ पर एक लेक थी, उसमें चला गया स्विमिंग करने और मुझे भी साथ बुलाने लगा। बस जिन जाओ का तो जैसे टेम्परेचर ही हाई होने लगा था। पर फिर मोमो उससे कहने लगती है कि क्या तुम मेरी हर बात पे बिलीव कर लोगे। शांत हो जाओ, इतना गुस्सा ना करो। मेरे आगे पीछे तो बहुत लोग फिरते थे, लेकिन मेरे दिल को सिर्फ एक इंसान भा गया था और वो तुम थे। अब उसके बाद मोमो की तो आज आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। इतने सालों बाद कोई दोबारा से उसकी वैसे ही केयर कर रहा था जिस तरह जिनसाओ हमेशा से करता था। उसे खाना परोसता है, उसका ख्याल रखता है। इवन कि जब वो ड्रंक हो जाती है तो सिर्फ उसी पर ही रिलाई कर सकती थी। ड्रंक होकर उसे बहुत कुछ बोलती है। उसे कहती है कि तुमने खुद से कैसे फैसला कर लिया कि मुझे छोड़ देना है अपनी हेल्थ कंडीशंस की वजह से, लेकिन मैं तो तुम्हें कभी छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। और इसके साथ ही जिन जाओ को कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। जब वो व्हील चेयर पर था तब एक दफा सैम ने उसे यही बात कही थी। तो उसने सैम को बोला था कि जब मोमो पैदा हुई थी तो वो प्री मेच्योर थी और तब से लेकर अब तक बस उसे पैम्पर करके ही रखा गया है। मॉम भी उसकी बहुत केयर करती थी और मैं भी। वो डर जाती थी, जल्दी रोने लग जाती थी और बस इसी तरह से बड़ी हुई है। तब जब मैं छोटा था तो सोचता था कि इसकी जिससे भी शादी होगी, अगर वो केयरलेस पर्सन हुआ या उसने इसे एक दफा भी रुलाया तो मैं तो उसकी जान ही निकाल दूंगा। लेकिन अब देखो मेरी क्या हालत है। मैं चाहता हूँ कि वो किसी हेल्थियर पर्सन के साथ हो और एक खुशी से भरपूर जिंदगी गुजारे। मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता जो उसे दुखी रखे सारी जिंदगी। वेल अब मोमो उसे पीछे से हक कर लेती है और उससे कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर ना आ जाओ। सच बताऊं तो मैं आज तक तुमसे मूव ऑन कर ही नहीं सकी। अब जिन जाओ को रियलाइज होता है कि उसे इतने साल खुद से दूर करने के बावजूद भी वो आज भी उसके उतने ही करीब है जितने बहुत सालों पहले थी। उन दोनों को अलग करना नामुमकिन था। लेकिन एक आखिरी बार फिर से जिन जाओ ट्राई करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे नाम का मतलब चांद है और मेरे का मतलब सूरज। ये दोनों चमकते तो जरूर हैं और बारी बारी आते हैं, लेकिन इकट्ठे नहीं हो सकते। अब वो बहुत सैड होती है और वहां से जाने वाली थी कि वो उसे पीछे से रोक लेता है और फिर उससे कहता है कि तुम्हें पता है मैं भी तुमसे सच्चा प्यार ही करता हूँ, लेकिन एक बात है जो तुम अच्छे से जान लो, पहचान लो। मैंने तुम्हें ईमेल करी है, उसमें मेरी सारी रीसेंट हेल्थ रिपोर्ट्स हैं। उन्हें अच्छे से स्टडी कर लो और उसके बाद सोच समझ कर फैसला करना कि क्या तुम मुझे अपना जीवन साथी अभी भी बनाना चाहती हो। और फिर उसके बाद मोमो जब वापस जाती है तो अच्छे से सारा कुछ स्टडी करती है और डॉक्टर से भी मशवरा करती है। इन दी एंड उसे यही पता चलता है कि जो जिन जाओ की कंडीशन है वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। फ्यूचर में एक छोटी सी चोट उसे सारी जिंदगी के लिए दोबारा व्हील चेयर पर ला सकती है। पर जिन जाओ ने उसे समय दिया था और जब उसका समय ओवर होता है वो उसे कॉल करता है। लेकिन उस टाइम पर मोमो एक मीटिंग में थी और उसके कुछ विजिटर्स आए हुए थे जिन्हें वो एक हिस्टोरिक पॉइंट विजिट करा रही थी। वो उसे भी वहीं पर ही बुला लेती है और कहती है कि माउंटेन के नीचे ही मेरा वेट करना। लेकिन थोड़ी देर बाद मुड़कर देखती है तो वो तो ऊपर आ चुका था। परेशान होती है कैसे आए, तो वो कहता है केबल कार्स भी चल रहे हैं, चल के तो नहीं आया। और बस यहीं पर ही मिस्टर ली को भी पता चलता है कि ये मोमो का एक्स बॉयफ्रेंड है, वही बॉयफ्रेंड जिसने उसे वो फाउंटेन पेन गिफ्ट में दिया था। वेल अब मोमो जिन जाओ को इस सारे प्लेस को विजिट कराती है और कहती है कि इन दी एंड ही मैं तुम्हें कोई रिप्लाई दूंगी। सारा विजिट कराने के बाद वो उसे एक पॉइंट पर लेकर आती है और कहती है कि इतने सालों मैंने फिजिक्स पढ़ी है और उसी में ही एस्ट्रोलॉजी भी थी और उसके थ्रू मुझे इतना पता है कि हॉरिजॉन के ऊपर चांद और सूरज रेयर फिनोमेना है, लेकिन इकट्ठे भी शाइन करते हैं और हम भी वही हैं। और यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें अबंडन नहीं करने वाली। वेल अब वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। जिन जाओ को जवाब मिल गया था और मोमो ने उसी को ही चूज किया था इतने सालों बाद भी। फाइनली वो दोनों फिर से एक हो चुके थे। अब वो दोनों वापस आते हैं। यहाँ पर मोमो के कोलीग्स एक जगह पर वेट कर रहे थे
और वो उन्हें इंट्रोड्यूस कराती है अपने बॉयफ्रेंड से, जो कि इस टाइम पर एक्स नहीं बल्कि करंट बॉयफ्रेंड बन चुका था। और जिनजाओ भी बहुत खुश था, कहता है कि तुम्हारे कोलीग्स को मेरी तरफ से आज की ट्रीट है। अब वो सब इकट्ठे खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं और उसके बाद जब जाने का समय आता है तो दोनों ने थोड़ा बहुत ड्रिंक किया हुआ था, ड्राइव तो कर नहीं सकते थे, पैदल ही जाना होगा। बारिश आ रही थी तो मोमो को बारिश से बचाते बचाते जिनजाओ खुद सारा भीग जाता है, लेकिन एक बहुत ही रोमांटिक सीन भी क्रिएट हो गया था। अब वो अपने फ्लैट पर पहुंच चुके थे। जिनजाओ शावर लेने के लिए गया हुआ था तो यहाँ पर मोमो देखती है कि उसने उसे एक गिफ्ट दिया था थाईलैंड में। वहाँ पीसेस को ज्वाइन करके एक मॉडल बनाना था जो कि काफी डिफिकल्ट था और जिनजाओ ने ये 2 दफा बनाया था। बस ये सारा कुछ देखकर मोमो को दोबारा से पुरानी यादें आने लगती हैं और वो काफी इमोशनल हो जाती है। और फिर उसके बाद वो दोनों इकट्ठे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और नेक्स्ट डे मोमो के उठने से पहले ही जिनजाओ मार्केट जाता है, उसके लिए फ्रेश वेजिटेबल्स खरीद कर लाता है और जबरदस्त सा ब्रेकफास्ट भी रेडी करता है। मोमो तो एक ही बात कहे जा रही थी ड्रंक होकर भी, उससे बोलती थी कि मुझे यहीं पर ही शिफ्ट करा लो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी हेल्प कर दूंगी घर के कामों में और इसके बदले मेरे भाड़े के पैसे बचते रहेंगे। ये हमेशा की तरह से सिर्फ एक बहाना था, लेकिन ऑफ कोर्स अब वो दोनों रिलेशनशिप में थे तो जिनजाओ उससे कहता है कि चलो चलें और तुम्हारा सामान यहाँ ले आते हैं। अब जिनजाओ खुद गाड़ी नहीं चलाता था, उसे एक फोबिया सा हो गया था, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट था और इसी सब को कवर करने के लिए उसने अपना एक ड्राइवर रखा हुआ था जो उन्हें मोमो के घर तक लेकर जाता है। वहाँ पर वो दोनों इकट्ठे पैकिंग करते हैं। यहाँ पर जिनजाओ को काफी पुराना सामान भी दिख रहा था जहाँ पर मोमो की और उसकी यादें थी। इसके साथ ही वो एक ड्रेस देखता है, उसे समझ नहीं आ रही थी कि इसे कैसे पहन सकते हैं, इसकी तो स्लीव्स ही नहीं है, लेकिन फिर मोमो उसके लिए वो ड्रेस पहन कर आती है और वो बहुत सुंदर लग रही थी। तो जिनजाओ ऐसा करता है कि फोन निकालता है और अपने ड्राइवर को कहता है कि अभी हमें काफी देर लग जाएगी, इसलिए तुम चले जाओ, कैफे पर थोड़ा टाइम गुजारो, उसके बाद वापस आना। और बस मोमो से कहती है कि तुम कितना क्लियरली झूठ बोल लेते हो, कोई पहचानता भी नहीं होगा। अब फाइनली वो लोग वहां से मोमो का सामान उठाते हैं और उसी के ही घर में शिफ्ट कराने लगते हैं। और फिर उसके बाद जिनजाओ से मून कैफे पर भी लेकर आता है और सबसे यही इंट्रोड्यूस कराता है कि ये बॉस लेडी है। जिनजाओ ने ये कैफे बहुत मेहनत से बनाया था और बहुत प्यार से। 2 साल तक तो ये नुकसान में ही रहा था, लेकिन फिर भी इसे चलाता रहा था। और अब उसने ये सब कुछ मोमो को गिफ्ट में दे दिया था, बोला था कि तुम्हारा सपना है, अब तुम ही संभालोगी। अब उसके बाद जिनजाओ ने एक बिजनेस टूर पर जाना था तो वो अपने ड्राइवर को बोल देता है कि मैडम को घर छोड़ाओ। और ड्राइवर रास्ते में काफी बातें कर रहा था, उससे पूछने लगता है कि आपका बेटा, आप वो नहीं साथ लेकर आई? हमने बहुत सालों से सिर्फ सुना था कि बॉस की एक वाइफ है और बेटा है, लेकिन कभी देखा नहीं था। और बस मोमो तो इन सारी बातों पर सिर्फ स्माइल ही करती रहती है। अब वो घर जाकर सो जाती हैं और फिर जिनजाओ लेट नाइट वहां पहुंचकर उसे सरप्राइज देता है और कहता है कि क्या करूं, अब मेरा घर से बाहर मन नहीं लगता। अब उसके बाद वो एक दफा जिनजाओ की यूनिवर्सिटी में भी जाती है और देखती है कि वो वहां पर अपने जूनियर्स में काफी पॉपुलर है, लोगों से कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए घेरे ही रखते हैं। लेकिन मोमो यहाँ जेलस भी हो रही थी, एक गर्ल भी उसके काफी क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। पर जिनजाओ बाहर आता है और उससे कहता है कि तुम जेलस होती और भी क्यूट दिख रही हो। और उसके बाद सालों से उसे इंट्रोड्यूस कराता है कि शी इज माई गर्ल, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उसे हक भी करता है और कहता है कि मेरी यूनिवर्सिटी डेटिंग के खिलाफ रूल्स नहीं रखती, इसलिए केयरलेस रहो। अब रात को वो लोग एक जगह खाना खाने के लिए जा रहे थे, जहाँ पर पार्किंग के टाइम पर कुछ इशू हो जाता है। 2 गाड़ियों में 2 ड्राइवर्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो जिनजाओ उन्हें शांत कराता है और उसके बाद उस लेडी से गाड़ी पार्क नहीं की जा रही थी तो खुद उसकी जगह पार्किंग करने लगता है। लेकिन ये वो पॉइंट था जब उसे बहुत डर लग रहा था। इतने सालों बाद, एक्सीडेंट के बाद उसने पहली दफा स्टीयरिंग को हाथ लगाया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारा कुछ करके उसे दोबारा से खुशी भी मिलती है और बहुत लाइट फील होता है। ऑफ कोर्स वो रेसिंग से, ड्राइविंग से आज तक प्यार करता था। और फिर एक था सरप्राइज मोमो के लिए। वहां पर सैन और उनके पुराने फ्रेंड्स आए हुए थे और वो सारे जिनजाओ को कहने लगते हैं कि तुम बड़े चालाक निकले, मोमो और तुम एक हो गए हो और हम सबको झूठ बोलने को रखा हुआ था कि हमें जिनजाओ के बारे में कुछ नहीं पता। और फिर उसके बाद वो इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं, अपने पुराने टाइम्स को भी याद करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि सैन को यहीं पर ही जॉब मिल गई थी और वो एक रेस्टोरेंट में मैनेजर की पोस्ट पर था। यहाँ पर मोमो सोचने लगती है कि उसने दुनिया घूमी है, लेकिन जो शांति इन फ्रेंड्स के साथ बैठकर एंजॉय करने में आती है, इससे ज्यादा मजा और कहीं पर भी नहीं है। और इसके साथ साथ सैन इस बात पर भी हैरान होता है कि जिनजाओ ने स्मोकिंग क्विट कर दी है, और वो भी कब, जब मोमो उसकी जिंदगी में दूसरी दफा अब आई थी। 2 महीने से उसने सिगरेट को छुआ भी नहीं था। सैन उससे कहने लगता है कि मुझे वाइब्स आ रही है कि जैसे तुम रिलेशनशिप में बहुत सीरियस हो चुके हो
और वो कहता है ऑफ कोर्स मैं तो शादी के बारे में सोच रहा हूँ। अब वो और मोमो घर जाते हैं। मोमो आज काफी रोमांटिक हो रही थी, लेकिन इतने में कोई था जो उन्हें ऐसे देखकर चौंक जाता है, और वो लिन सुई था जो कि उसके घर में एंटर हो चुका था। उसे पासवर्ड पता था। वो बस हैरान परेशान ही हो जाता है और फिर उसके बाद जिन साओ के बने हुए फ्राइड राइस भी खाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिन सुई और जिन जाओ ने मिलकर एक रेसिंग कार्स का क्लब खोला था, और यही वो सेकेंडरी बिजनेस है जो कि जिन जाओ करता है। लिन सुई और वो जो कि शुरू में राइवल्स दिख रहे थे, अब बहुत ही पक्के फ्रेंड्स बन चुके थे, और ये घर भी उसी कंपनी के नाम पर था जो उन्होंने इकट्ठे खोली थी। लिन सुई ने उसे कई दफा समझाने की कोशिश की थी कि मोमो के साथ ऐसा ना करो, तुम अकेले फैसला नहीं कर सकते, लेकिन फिर क्या ही कर सकता था। इन दी एंड वो यही कहकर खामोश हो जाया करता था कि तुम लोगों की जिंदगी तुम्हारा फैसला, मैं बस रिस्पेक्ट करता हूँ। अब नेक्स्ट डे पता नहीं मोमो में कौन सा जिन आ जाता है। वो आती है जिन जाओ के पास और उससे कहने लगती है कि तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, तुम क्रिस्टल क्लियर नहीं रहे हो इन 6 सालों में। शायद वो सैम से मिली थी और उसने उसे कुछ उल्टी सीधी बातें बता दी थी। और उसके बाद जिन जाओ कहता है कि मेरा विश्वास करो, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई लड़की कभी भी नहीं आई। और बस मोमो दोस्त की जिंदगी के हर साल का इंटरव्यू ही लेने लग जाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट डे वो उठती है तो उसे एक मैसेज मिलता है। स्टिकी नोट पर लिखा हुआ था कि हम दोनों बॉयज ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम बस नाश्ते का इंतजार करो। और बस वो दोनों जेम्स बॉन्ड बनकर वेजिटेबल्स की शॉपिंग करने चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आंटियों से बहुत धक्के खाते हैं। पर अब की बार लिन सुई को कुछ अजीब सी ही वाइब्स आ रही थी। वो कहने लगता है कि तुम जितनी एहतियात से इस दफा वेजिटेबल्स पिक कर रहे हो और फलों को और सारी ग्रोसरीज को गिन रहे हो, डोंट टेल मी तुम शादी करने वाले हो। और ऑफ कोर्स कुछ ऐसा ही था, और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। लास्ट पार्ट देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।